सारा आकाश राजेंद्र यादव जी के 1952 में प्रकाशित उनका प्रथम उपन्यास प्रेत बोलते हैं का संशोधित संस्करण है जो 1960 में प्रकाशित हुआ। वैसे उपन्यास की पृष्ठभूमि 1950 से पहले की है। उपन्यास स्वयं में एक रोमांटिक बिंब है। राजेंद्र यादव जी के किशोर मन में गूंजती कवि दिनकर जी की इन पंक्तियों से प्रेरित होकर उन्होंने उपन्यास का नामकरण किया। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। तो कवि दिनकर जी के इन पंक्तियों से ही उपन्यास का नामकरण उन्होंने किया। सारा आकाश जो है, जो उपन्यास का नामकरण है, इन्हीं पंक्तियों से प्रेरित होकर उन्होंने उपन्यास का नामकरण सारा आकाश किया। अब देखिए, सारा आकाश उपन्यास का नायक समर है। एक युवा है जो अपने परिवेश, परंपरा और सामाजिक विकृतियों का विरोधी नजर आता है। उसका संघर्ष अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों से न होकर बाहरी परिस्थितियों से है। अब देखिए, समर जो है, जो हमारा नायक है, परिवेशगत किन किन विसंगतियों का सामना करता है, ये हम आगे आगे देखेंगे। किन बाहरी परिस्थितियों से उसका टकराव होता है, डालते हैं एक नज़र। देखिए, उपन्यास की शुरुआत ही नाटकीय दृश्यांकन से होता है। बिना किसी ताल और लय के ढमाढम पिटती ढोलक और औरतों के चिचियाते स्वर अचानक रुक गए। क्या हुआ के साथ सारी औरतें, बच्चे, गली वाले जंगलों और छज्जों पर लद आए। नीचे फाटक पर कमर लचका लचका कर ताली बजाते हिजड़े अये जियो जियो रे लल्ला का आलाप भूलकर बौखलाए से ऊपर मुंह उठा उठाकर ताकने लगे। गली के पार ठीक हमारे घर के सामने वाले सांवल की बहू मिट्टी का तेल छिड़ककर कोठरी में जल मरी थी। धुएं के बगुले देखकर लोग भागे, लेकिन किवाड़ तोड़ते तोड़ते तो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। हाय, ऐसी शुभ घड़ी में यह सब क्या हुआ? जाने किस अनिष्ट की आशंका से सबके दिल धड़क उठे। ऐसी चीख पुकार, भाग दौड़ मच गई थी जैसे कहीं भूचाल आ गया हो। तो उपन्यास की शुरुआत ही इस प्रकार के नाटकीय दृश्यांकन से होता है। नायक समर के विवाह के दिन ही एक अशुभ घटना होती है। क्या होती है अशुभ घटना? सांवल की बहू मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर लेती है। नायक समर के सुहागरात के दिन ही ऐसी अनिष्ट घटना घटती है। सांवल की बहू मिट्टी का तेल छिड़ककर कोठरी में जल मरती है। तो इस प्रकार उपन्यास का प्रारंभिक वातावरण मनोवैज्ञानिक धूप छांव का संकेत दे देता है। साथ ही निम्न वर्गीय मानसिकता को हवा देने में मदद करता है। एक और शादी की खुशियां मनाई जाती हैं तो दूसरी ओर क्रंदन। लोगों को उस अनिष्ट की आशंका ने परेशान कर दिया। विवाह जैसे शुभ अवसर पर इस प्रकार का अशुभ का घटना भारतीय समाज में बड़ा अनिष्ट माना जाता है। और विवाह भी किसका? नायक समर का। समर जो कि शादी करना ही नहीं चाहता था। क्यों? वो क्यों शादी नहीं करना चाहता था? समर क्यों शादी के खिलाफ था? क्योंकि विवाह उसकी इच्छा के खिलाफ माँ बाप की तरफ से पैदा हुए दबाव के परिणाम स्वरूप हुआ था। देखिए, ये राजेंद्र यादव जी 1950s के भारतीय समाज की एक जो मानसिक दशा है उस पर प्रकाश डालते हैं कि उस जमाने में माता पिता क्या कहते थे। देखिए, उपन्यास की ओर ही जाते हैं। अब तो इस घर में बहू आनी ही चाहिए। बड़े की बारात गई थी, उसे 8 साल से ऊपर हो गया। ऐसा कौन कहते हैं? सगे संबंधी। और अम्मा क्या कहती हैं? वह कौन सा दिन होगा जब देहली पर छोटी बहू का पांव पड़ेगा। बाबूजी कहते, इस मुन्नी के ब्याह में 7-8 हजार कर्जा हो गया है। अब ये लड़के ही कुछ करें तो हो, मेरे तो बस का है नहीं।
अपना सुख, अपना स्वार्थ, अपना संतोष, बस यही हमारे घर की रीति है। देखिए उस समय की भारतीय समाज में अगर बेटी की शादी हो गई और कर्जा हो गया तो उसका दायित्व बेटों पर पड़ता है। अब समर पर यह दबाव आ गया कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर ले। दूसरे मरे पिसे उनकी बला से। उस समय माता पिता या फिर घर वाले सगे संबंधी उनकी जो क्या इच्छा होती है कि दूसरों की जो इच्छा हो वो मरे, दूसरों की जो महत्वाकांक्षा हो या फिर इच्छा हो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। बस घर पर कर्जा हो गया है, बेटी की शादी की है, कर्जा हुआ है, तो फिर अगली बहू को आने का टाइम हो गया है। अब लड़का जो है जवान हो गया है, वो नौकरी करना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, वो कुछ ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। न दूसरे की इच्छा है न जान। बड़े बूढ़े समझते हैं दुनिया जैसे उनके ज़माने में थी वैसी ही चलनी चाहिए, नहीं तो रसातल में चली जाएगी। अजी साहब, लड़कों की भी अपनी कोई इच्छा होती है। तो एक तरह से उपन्यास का एक मेन मैसेज ये है कि लड़कों की भी अपनी कोई इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है। बस शादी करना ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है। तो ये एक ज़माने की सोच थी भारतीय समाज में, बल्कि आज भी 21st सेंचुरी में भी कई परिवार में यही सब चलता है। लड़की की शादी करनी है तो पहले लड़के की शादी करा दें, दहेज मिलेगा तो उसी को लेकर बेटी की शादी करेंगे। ये जो मानसिक दशा है इसे बदलना चाहिए। तो यही उपन्यास चीख चीख कर कहने की कोशिश करता है कि लड़कों की भी अपनी कोई इच्छा होती है। तो समर को अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी करना पड़ता है, उसके लिए राज़ी होना पड़ता है, और अपने सुहागरात के दिन ही उसके मन में कैसी चिंताएं उभर कर आती हैं। कैसा बोझिल प्रारंभ है ज़िंदगी का। मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर अनजानी जगह भाग जाऊं। अब जो वर है वो भाग जाना चाहता है कोई अनजाने जगह पर, जहाँ कोई उसे न पहचानता हो, जहाँ उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करना पड़े। तो ऐसा समर सोचता है अपने सुहाग रात के दिन। शादी अपनी इच्छा के खिलाफ वो कर लेता है, कर तो लेता है, लेकिन अब देखिए सुहाग रात के वक्त ही उसके मन में ये सब चिंताएं आती हैं कि वो भाग जाए। अब देखिए वो अपने परिवार वालों के दबाव में आकर शादी तो कर लेता है, लेकिन क्या निश्चय करता है। खैर जैसा भी हुआ, अब तो यह विवाह हो ही गया है, लेकिन मैं आज भी मन से वही हूँ। मैं इसकी रंगीनियों और झंझट में नहीं फंसूंगा। अब देखिए लड़की घर आ गई है, पत्नी आ गई है, लेकिन मैं उसके झंझट में नहीं फंसूंगा। वो खुद सोचता है कि शायद मैं बहुत बड़ी बात सोच रहा हूँ, लेकिन जी जान से इसे निभाने की कोशिश करूँगा। मतलब मैं किसी भी तरह से उस लड़की के प्रति प्रभावित नहीं होऊंगा, चाहे वो मेरी पत्नी बनकर आ तो गई, लेकिन मेरा रिश्ता उसके साथ कुछ दूरी का रहेगा, क्योंकि यह मेरे बनने का समय है, मेरा निर्माण काल है। यानी मैं कुछ बनना चाहता हूँ ज़िंदगी में, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ। तो लड़की के झंझट में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अब परिवार वालों के इच्छा के मुताबिक शादी तो हो गई, लेकिन अब देखते हैं समर इसे कैसे निभाता है। अब वधू कौन है? समर की पत्नी बनकर जो आई है उसका नाम है प्रभा। कोई कहता था प्रभा 10वीं पास है। अब देखिए लड़की के बारे में क्या क्या इसने सुन रखा है। प्रभा 10वीं पास है। मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ देखा ही नहीं। हाँ, भावरों पर जब वह आगे चल रही थी तो पांव देखे थे, महावर लगी थी, लेकिन जो भी हो मुझे उससे कोई संबंध ही नहीं रखना। मैं उससे बोलूँगा नहीं। अब देखिए ये जो उसका डिसीजन है, वो निर्णय लेता है कि मैं अपनी पत्नी से बोलूँगा ही नहीं। इस बात का, इस निर्णय का इस उपन्यास में एक बहुत ही अहम स्थान है। नायक समर का विवाह प्रभा से होता है उसकी इच्छा के विरुद्ध। वो लड़की को ठीक से देखता नहीं, बस सुन रखा है कि वो 10वीं पास है। उसके शक्ल को ठीक से देखा भी नहीं उसने।
कोई कहता था बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार है, लेकिन जो भी हो, लड़की खूबसूरत हो, समझदार हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने निश्चय कर लिया है कि ये समय मेरे बनने का है, मेरे निर्माण काल का है। इसके बीच में किसी लड़की के चक्कर में फंसना मुझे पसंद नहीं, चाहे वो मेरी पत्नी ही बनकर क्यों ना आई हो मेरी ज़िंदगी में। ओके, तो यहाँ वो निर्णय करता है कि मैं उससे बोलूँगा नहीं, और अगर बोलना ही पड़ा तो मतलब कि एक दो बातें ही बस, उससे ज़्यादा मैं उससे बोलूँगा नहीं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे जितनी जल्दी हो सके उसके घर भेज दूँ, क्योंकि जब सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं तो मैं भी क्यों ना देखूं। देखिए, परिवार में सभी अपना अपना स्वार्थ तो देख रहे हैं। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी शादी कर दी, अब मैं भी अपना स्वार्थ देखूं। मुझे कुछ बनना है, मेरा निर्माण काल है, मुझे पढ़ना है, तो ये पत्नी को जितनी जल्दी हो सके मैं उसके घर भेज दूंगा, उससे ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं। फिर उसके मन में ये उधेड़-बुन बनती रहती है, क्योंकि सुहाग रात है। उसे खुद लगता है कि कुछ तो बात करना ही होगा। तब वो ये निर्णय लेता है कि मैं उसे कहूँगा, देखिए हम लोग काफ़ी समझदार हैं, माँ बाप जैसे भी हैं या जो भी कर सकते हैं उन्होंने कर दिया, लेकिन अपना आगा पीछा तो हमें ही देखना है। सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी। तो ये सब वो प्लान करता है कि अपनी पत्नी से पहले ही दिन व्यक्त कर देगा। अगर उसे कुछ बोलना पड़े तो ये सब बातें कहेगा कि उसे क्या करना है, उसे पढ़ना है, उसे एमए करना है, उसे ज़िंदगी में कुछ बनना है। तो ये सब निर्णय लेकर, तो मन में ये सब निश्चित करके वो सुहागरात के समय प्रभा के पास पहुंचता है। तो ये निर्णय उसकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक सुहागरात के दिन लड़का ये तय करता है कि मैं अपनी पत्नी से बोलूँगा ही नहीं। तो वो पूरी ज़िंदगी कैसे उनकी गुज़रती है, इस पर विचार विमर्श हम अगले एपिसोड में करेंगे। अब देखिए, इसका फिल्म अडेप्टेशन हुआ है, सारा आकाश का फिल्म अडेप्टेशन सारा आकाश के नाम पर ही हुआ है। 3 या 4 एपिसोड में इस नॉवेल को हम समेट लेंगे, मतलब कि संक्षेप में बता देंगे कि होता क्या है। उसके बाद आपको सारा आकाश फिल्म देखना है और दोनों का कंपेयर करना है कि कितना एडेप्टेशन के वक्त कितना उन्होंने बदला है, उपन्यास में क्या कहा जाता है और फिल्म दिखाते वक्त उसे किस प्रकार कितना बदलाव उसमें आया है, ये आपको खुद आंकना है। तो पहले उपन्यास के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है, तो इसलिए संक्षेप में हम 3 या 4 एपिसोड में ये बता देंगे कि सारा आकाश में क्या घटता है।